पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच एंगल क्या होता है, इस बारे में हमें अभी चर्चा करनी है। बच्चों हम लोग जानते हैं ऐसी कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है। सो नेचुरली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन बोथ। ये दोनों ही लाइंस कहाँ से पास हो रही होंगी साहब? दोनों ही लाइंस ओरिजिन से पास हो रही होंगी। हमें इन दोनों लाइंस के बीच बच्चों एंगल क्या होगा इस बारे में चर्चा करनी है। सपोज कर लेते हैं साहब पहली लाइन जो है उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x और जो दूसरी लाइन है बच्चों उसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू m2x। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा बच्चों? अगर कोई दो लाइंस जिनके स्लोप्स m1 और m2 हो तो उनके बीच में एंगल क्या होता है ये आप लोग पहले से जानते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 ये होता है बच्चों। और m1 माइनस m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? m1 माइनस m2 को लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। कैसे साहब? वो ऐसे कि हम लोग जानते हैं बच्चों a माइनस b को लिखा जा सकता है अंडर द रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। दैट वी नो दैट बच्चों ऑलरेडी कि a माइनस बी इक्वल्स टू होता है अंडर द रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। बस वही लॉजिक लगाना और उस बेसिस पर m1 माइनस m2 क्या होगा भाई? m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है? m1 प्लस m2 की वैल्यू आप लोग पहले से जानते हैं बच्चों माइनस ऑफ 2h ओवर b होती है। और रही बात बच्चों m1 इंटू m2 की वैल्यू तो वो होती है a इंटू बी, a अपॉन बी। तो उस बेसिस पर आपके पास में m1 माइनस m2 आ जाएगा और एलसीएम वगैरह लेकर इसे सॉल्व कर लीजिए साहब। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू आप एलसीएम ले लेंगे और जो बी स्क्वायर है उसे रूट के बाहर ले आएंगे तो फाइनली आपके पास में 2 भी ऊपर कॉमन आ जाएगा बच्चों। एक्चुअली 4 कॉमन आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 4, 4 यहाँ पर भी है कॉमन आकर फाइनली बचेगा बच्चों एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। सो दिस इज m1 माइनस m2। चलिए साहब अब आपके पास में m1 माइनस m2 आ चुका है और m1 m2 की वैल्यू तो पहले से ही हमें पता है। सो दोनों लाइंस के बीच एंगल क्या होगा बच्चों? दोनों लाइंस के बीच में एंगल होगा भाई आपने न्यूमरेटर में क्या लिखना है? m1 माइनस m2 का मॉड। वो क्या है बच्चों? 2 अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी। ये आपके पास में m1 माइनस m2 है और 1 अपॉन a अपॉन b क्या हो जाएगा बच्चों? m1 इंटू m2 की वैल्यू a अपॉन b है। अभी आप आराम से इत्मीनान से बच्चों एलसीएम ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? फाइनली आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर बी और यहाँ पर क्या बच्चों? b प्लस ए अपॉन बी ये लीजिए और b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। साहब ये आपके पास में दोनों लाइंस के बीच एंगल आ गया। ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल आ गया बच्चों। आई रिपीट बच्चों हमें पता है कि ये एक ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको इन दोनों के बीच में एंगल मालूम करना था। सपोज कर लिया कि इसकी जो कंपोनेंट लाइंस है वो ये और ये हैं तो नेचुरल सी बात है बच्चों उनकी ग्रेडियंट्स m1 और m2 हो गई। उनके बीच में एंगल का फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा और a माइनस बी इक्वल्स टू होता है बच्चों वही लॉजिक लगाकर मैंने m1 माइनस m2 की वैल्यू निकाली और m1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास पहले से है। m1 इंटू m2 की वैल्यू भी हमारे पास पहले से, तो हमने यहाँ पर इसे सॉल्व कर लिया तो ये मिला tan थीटा इक्वल्स टू बच्चों m1 माइनस m2 की वैल्यू यहाँ पर रखी, m1 m2 की वैल्यू रखी। फाइनली ये दोनों लाइन्स के बीच बच्चों एंगल आ गया अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 2। तो ये हमारे पास में इन दोनों लाइन्स के बीच बच्चों एंगल आ गया। अब यहाँ पर बच्चों इसके हमारे पास में स्पेशल केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं साहब? यदि सपोज कीजिए बच्चों कि अगर दोनों लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, अगर दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या हो? 0 डिग्री। मतलब यूँ कहा जाए कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हों। भाई अगर इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री है मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और अगर ये पैरेलल हैं तो उस केस में बच्चों tan थीटा की वैल्यू
हो जाएगी tan 0 और tan 0 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, tan 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं tan थीटा की वैल्यू 0। और कोई रेशो 0 कब होगा बच्चों, कोई रेशो 0 तब होगा जब उस रेशो का न्यूमरेटर 0 हो। भाई कोई फैक्टर है आपके पास में, वो 0 कब होगा, ऑब्वियसली बच्चों जब उसका न्यूमरेटर 0 हो। उसका न्यूमरेटर 0 हो मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो, मतलब क्या साहब, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, ए बी। भाई ये 0 तब होगा जब ये 0 हो और ये 0 हो, मतलब ये 0 हो और ये 0 हो, मतलब क्या होगा बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। सो नेचुरल सी बात है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, कोई दो लाइंस के बीच में एंगल अगर 0 है बच्चों, तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, दो लाइंस आर पैरेलल, उन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास में जो है न्यूमरेटर 0 आएगा, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी अगर आ गया तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब यहाँ एक और बात भी है बच्चों कि वो दोनों ही लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं, दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं, पहली बात। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं और साथ में दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं? भाई दो पैरेलल लाइंस कभी भी कॉमन पॉइंट से पास नहीं होती। कोई भी दो पैरेलल लाइंस आप इमेजिन कीजिए, आप वो कभी भी किसी कॉमन पॉइंट से पास नहीं होंगे। दे विल नॉट बी शेयरिंग एनी पॉइंट, उनमें कोई भी पॉइंट साझा नहीं हो रहा होगा। लेकिन यहाँ तो आप बोल रहे हो कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास भी हो रही हैं और दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल बच्चों जब वो दोनों लाइंस एक्चुअली ना केवल पैरेलल हों, बल्कि यूं कहा जाए कि वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हों। दोनों क्या हो बच्चों? कोइंसिडेंट, जिसे हिंदी में संभवतया संपाती रेखाएं कहा जाता है। सो इसका मतलब यह है बच्चों कि वो लाइंस ना केवल पैरेलल होंगी बल्कि वो कोइंसिडेंट होंगी। यूं कहा जाए कि ये इक्वेशन दो लाइंस को नहीं, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये जो इक्वेशन होगी बच्चों, दैट वॉन्ट बी रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइन, एक्चुअली दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल लाइन। यूं कहा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन बन रही है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्चुअली वो क्या बन रही होगी? वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी। ये जो इक्वेशन बन रही होगी बच्चों, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी। परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन आपके पास में है बी वाई स्क्वायर, आप एक काम कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। अभी 1 मिनट के लिए पूरी इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपको कुछ ये पिक्चर मिलेगी। भैया जस्ट डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। जब इसे आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो केवल ए बचा, जब इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बचा, और जब इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में इसे आप लिख सकते हो b इंटू वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 2h इंटू वाई ओवर एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों। नाउ यू पीपल सी दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y ओवर x। After dividing this equation by x square, it has become a quadratic equation in y by x. अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y by x में बन गई है, इस इक्वेशन का यदि आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? और डिस्क्रिमिनेंट होगा साहब b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट होगा बच्चों माइनस 4a, b स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसका b क्या है? 2h, और a क्या है? b, और c क्या है बच्चों? ये b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो ये डिस्क्रिमिनेंट आएगा। और यहाँ से 4 को आप कॉमन निकाल देते हैं फाइनली, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास में ये आएगा। और नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंगल रूट आता है, या यूं कहा जाता है कि बोथ द रूट्स आर इक्वल। दूसरी भाषा में बोलते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स अ होल स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर। That what is happening over here.
बच्चों मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपने इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकाला, वो आपके पास में ये आ गया, इसे आप बिल्कुल स्मरण रख लीजिए, याद रख लीजिए। अब उसके बाद में मैं इस एंगल के अलग अलग केसेस देख रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल है। भाई एंगल तो जो है वो 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी 0 डिग्री, दैट मे बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इट मे हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। सो पर्टिकुलरली अगर दोनों लाइंस के बीच में एंगल 0 है, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 0 होता है बच्चों, तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल समानांतर होती है। तो उस केस में बच्चों tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोई रेशो 0 तब होगा जब न्यूमरेटर 0 हो, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो, मतलब एच स्क्वायर बराबर ए बी हो। अब यहाँ एक बड़ी विचित्र बात ये हो रही है कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट शेयर नहीं होता, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, पर यहाँ तो दोनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों, वो जब दोनों लाइंस दो लाइंस ना हो, वो एक ही लाइन हो, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, दे बोथ आर कोइंसिडेंट लाइंस, समपाती रेखाएं जिसे हिंदी में हम लोग कहा करते हैं बच्चों। तो ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, और कोइंसिडेंट होंगी मतलब ये इक्वेशन जो है दैट वॉन्ट बी रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी एक्चुअली यू से सिंगल लाइन होगी, एक ही लाइन होगी। भाई एक ही के ऊपर दूसरी लाइन कर दी। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इक्वेशन आफ्टर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर बिकम्स दिस, लाइक दिस। नाउ इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y by x, ऑब्वियसली इट विल बी हैविंग टू वैल्यूज ऑफ y ओवर x। y ओवर x की दो वैल्यूज आपके पास में आएंगी, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास में है बच्चों, अगर वो 0 हो जाए, देन इक्वेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। यू से दो रूट्स हैं और दोनों ही रूट्स इक्वल हैं, या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए परफेक्ट स्क्वायर। और वही बात आपको यहाँ से मालूम पड़ रही कि एच स्क्वायर बराबर ए बी है, तो फिर बच्चों यहाँ पर दो लाइंस ना मिलते हुए एक ही लाइन मिलेगी। दूसरी भाषा में यूँ भी कहा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन है बच्चों वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही होगी। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, दोनों लाइंस के बीच में एंगल का फार्मूला क्या आया उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने जो कहा आपसे, मैं इसे जो है आपको बताता हूँ। चलिए, जैसे हमारे पास में अगर एक इक्वेशन है, सपोज कीजिए साहब 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये देखिए साहब, ये आपके पास में एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अब आप यहाँ पर इसे अगर ax स्क्वायर, ये हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इससे अगर कंपेयर करें, इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आएगा साहब, a इक्वल्स टू आएगा 4, 2h इज इक्वल्स टू आएगा 12, और b इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास में a इक्वल्स टू 4 आ गया, 2h इक्वल्स टू 12 आ गया, और b इक्वल्स टू 9 आ गया, सो दैट h इक्वल्स टू 6 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप h स्क्वायर माइनस ए बी निकालें, क्या निकालें बच्चों, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 9 है। सॉल्विंग दिस विल रिड्यूस टू 0 बच्चों। सो यू सी दैट एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 आ रही है। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पेयर ऑफ लाइन है वो एक्चुअली एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी भाषा में यूँ भी कहा जा सकता है कि इट इज़ एक्चुअली अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड इट इज़ एक्चुअली अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज आप इसे देखेंगे तो ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। जरा आप 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर को खोलिए बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यही मिलेगा आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पेयर नहीं है, ये एक सिंगल ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, या यूँ कहा जाए कि जिन दो लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रही है वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, यानी कि वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और उसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि ये जो बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। चलिए साहब, ये तो एक बात हुई बच्चों। दूसरा केस हमारे पास में, ये जो दोनों लाइंस हैं बच्चों, जो पेयर ऑफ लाइंस है, अगर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, इफ बोथ ऑफ दोस टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यदि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। यदि उन दोनों के बीच में एंगल है कितना, 90 डिग्री,
यदि उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल बच्चों 90 डिग्री है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में बच्चों tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है बच्चों tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये आपके पास में tan थीटा जो है साहब वो है 2 अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और उसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। और उसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी बच्चों, कोई रेशो कोई फैक्टर की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, तब होगी साहब जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो। भाई कोई भी रेशो की वैल्यू इन्फिनिटी तब होती है जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो। मतलब यूं कहा जाए कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 है बच्चों, तो वो जो पेयर ऑफ लाइन आएंगी वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। भी हम कंडीशन निकाले, हम स्पेशल केसेस देख रहे हैं। तो अगर दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो tan 90 इन्फिनिटी, उस बेसिस पर a प्लस बी की वैल्यू 0। क्यों बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर रेशो इन्फिनिटी आ रहा है मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा, और a प्लस बी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या, a प्लस बी की वैल्यू 0 है साहब, इसका मतलब ये है कि जो अब क्या a मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों का सम अगर 0 है बच्चों, यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है, अगर वो 0 है, देन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइन जो कि दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर कभी भी किसी पेयर ऑफ लाइन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम 0 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पर एक इक्वेशन है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम जो है साहब वो 0 0 0 आ रहा है। और अगर वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो दो लाइंस आएंगी वो दोनों लाइंस एक दूसरे के बच्चों लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जरूरत हमको बहुत बार पढ़ा करेगी कि जब कभी सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कभी भी किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में 0 हो तो उस केस में वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक बात बच्चों, और लगे हाथों हम एक और बात यहां पर देखें कि हमने जो एंगल का फार्मूला देखा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। ये आपके पास में है बच्चों एंगल का फार्मूला। अब यहां पर हम लोग जो है इससे भी अलग अलग केसेस बना सकते हैं बच्चों। पहली बात, अगर रूट के इनसाइड जो लिखा है, रूट के इनसाइड जो लिखा है अगर वो पॉजिटिव है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट if h square is greater than ab, यदि h square माइनस ab की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब h square की वैल्यू ग्रेटर देन ab है। अगर h square की वैल्यू ग्रेटर देन ab है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि रूट के इनसाइड आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब आप कुछ उसकी वैल्यू निकाल पाओगे। भाई रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है, मतलब आप उसका रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस केस में जो लाइन्स होंगी बच्चों वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। वो कैसी लाइंस होंगी बच्चों, रियल और डिस्टिंक्ट लाइन होंगी, मतलब एक लाइन कुछ ऐसी होगी और दूसरी लाइन कुछ ऐसी होगी और उनके बीच में कुछ एंगल ऑब्वियसली आ जाएगा। सो रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस होंगी। और दूसरा केस बच्चों, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 है, यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 है, मतलब रूट के इनसाइड जो टर्म लिखा हुआ है वो अगर 0 हो जाता है, मतलब यूं कहा जाए कि साहब एच स्क्वायर बराबर ए बी है, तो आपको पता है बच्चों उस केस में दोनों लाइंस नहीं होंगी, दो लाइंस नहीं होंगी, उस केस में एक्चुअली एक सिंगल लाइन ही होगी, या यूं कहा जाए कि एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस को वो रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी बच्चों। और तीसरा केस ये जरूर लिख लीजिएगा बच्चों कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 0 हो तो फिर वो दोनों लाइंस जो होंगी जिनको वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। चलिए साहब, अब तीसरा केस यहां पर बच्चों, यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 है, रूट के इनसाइड जो लिखा हुआ है बच्चों, और रूट के इनसाइड जो लिखा हुआ है यदि वो नेगेटिव है,
तो नेगेटिव नंबर का रूट तो डिफाइन नहीं होता एज फार एज रियल नंबर्स आर कंसर्न। सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन बच्चों, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है तो जो लाइंस होंगी बच्चों वो इमेजिनरी होंगी, मतलब आपके पास में ये जो इक्वेशन गिवन होगी इस इक्वेशन को आप दो लाइंस की इक्वेशन में ब्रेक नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू ब्रेक दैट इक्वेशन इनटू अ पेयर ऑफ लाइंस, और यूं कहा जाए कि उसके दो कंपोनेंट्स नहीं होंगे। आप इसको इस बात से भी समझ सकते थे कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बच्चों जब इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तब्दील किया था तो आपके पास में कुछ ये पिक्चर आई थी 4 टाइम्स ऑफ दिस। अब सब कुछ यही बताएगा बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो पॉजिटिव है, भाई अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आपको पता है रूट्स जो होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 कर देते हो तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। आपको पता है बच्चों, भाई दोनों बातें हैं, जैस जो टर्म यहाँ पर आ रहा है वही टर्म वहाँ पर आ रहा है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट है और वहाँ पर आपने इसी डिस्क्रिमिनेंट का रूट ले लिया। 4 का रूट 2 हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी का रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, दूसरी भाषा में यूं कहूं कि रूट के इनसाइड जो लिखा अगर वो पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब एक्चुअली में ये एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। एक बात। दूसरी बात बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, या यूं कहा जाए कि अगर यहाँ पर जो एंगल का फार्मूला है उसमें न्यूमरेटर में जो टर्म है अगर वो 0 है तो वो दोनों लाइंस अलग अलग ना होते हुए एक ही लाइन होगी। और नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी, और वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। भाई इस केस में क्या होगा, रूट के इनसाइड जो टर्म है वो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब हम ये जो इक्वेशन होगी उसे किसी पेयर ऑफ लाइन में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। पेयर ऑफ लाइंस के बीच एंगल का जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा बच्चों, उस पर कुछ छोटे छोटे से सम्स करते हैं। सबसे पहले सम में आपसे दोनों लाइंस के बीच एंगल पूछा है, तो क्या करें साहब, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे हमारी स्टैंडर्ड या फिर जनरल जो इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म में ले आते हैं। और कैसे लाएं साहब, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। भाई आपने एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करा, फिर वाई स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करा, और आर एच एस पर भी यही काम करेंगे बच्चों, आप इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका स्क्वायर कर देंगे सॉरी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ पिक्चर बनेगी बच्चों, ऐसा ही कुछ आएगा। आई रिपीट, आपने एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करा, वाई स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करा, और फिर यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने एक्सपांड कर दिया, आपको ये मिल गया। अब आप एक काम करिए बच्चों, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए। जब आप इन्हें एक साथ लिख देंगे तो यही कुछ आएगा। लाइकवाइज बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा -2 cos बीटा साइन बीटा इंटू एक्स वाई, और फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाँ यहाँ बीटा आएगा भैया, ये गलती करी थी मैंने, सो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर बीटा भाई इज इक्वल टू 0। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो बीटा था एक्चुअली, मैंने यहाँ अल्फा लिखा था, और ये हो गया साहब। नाउ इक्वेशन हैज बीन ब्रॉट इनटू अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हैज बीन ब्रॉट इन दैट फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब आप a की वैल्यू क्या देख चुके हो बच्चों, a की वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आई आपके पास, और h की वैल्यू बच्चों माइनस कॉस बीटा साइन बीटा आ गई, और b की वैल्यू जो है साहब वो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a b एंड h। अब आपको एंगल निकालना है, और दोनों जो लाइंस होती हैं उनके बीच में एंगल का फार्मूला होता है बच्चों 2 अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ज़्यादा मॉडिफाइड कहा जाए तो बच्चों इसका मॉडुलस लेकर हमें काम करना चाहिए, बट चलिए अभी तो हम लोग बिना मॉडुलस लिए ही काम कर लेते हैं। 2 अभी h की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू फीड कर दीजिए। h की वैल्यू क्या है,
एच की वैल्यू है साहब माइनस कॉस बीटा साइन बीटा, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है साहब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और बी की वैल्यू है साहब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। एच की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू फीड कर दी, अपॉन में भी फीड करना पड़ेगी ऑब्वियसली। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है साहब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और बी की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये लीजिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में ये जो 2 है भैया, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये तो जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। और बाकी रूट के बारे में और काम किया जाए तो क्या होगा बच्चों, अभी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और फिर माइनस। अब आप साइन स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा साइन टू द पावर 4 अल्फा, चूंकि पहले से माइनस था इसलिए माइनस। फिर बच्चों इस साइन स्क्वायर अल्फा का साइन स्क्वायर बीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो दैट इट बिकम्स बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। फिर क्या होगा, इस माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का साइन स्क्वायर बीटा अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और फिर बच्चों ये माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ये आपके पास में हो गया, और अपॉन में a प्लस बी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विल बिकम बच्चों 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन निकाल कर फिर मैं अगर ऐड करता हूं तो ये होगा साहब कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। होप आपको ये बात समझ में आई है। अभी कुछ कैंसल हो रहा है, यस, न्यूमरेटर में ये दोनों आपस में बच्चों कैंसल हो गए, बहुत अच्छी बात है। न्यूमरेटर में ये दोनों आपस में कैंसल हो गए तो चलिए कुछ काम हमारा छोटा हो जाएगा। माइनस साइन टू द पावर 4 अल्फा को मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, और इन दोनों में से मैं काम करता हूं बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। साइन स्क्वायर अल्फा को मैं कॉमन निकालता हूं, कॉमन निकाल देने के बाद मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ध्यान दीजिए बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर अभी मैंने इन दोनों में से ही कॉमन निकाला और बाकी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा लिख दिया। और डिनोमिनेटर में भी यदि आप देखें तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पर है, लेकिन ये हो जाएगा बच्चों -1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारी ट्राइग्नोमेट्री की सबसे पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। वही काम मुझे यहाँ पर भी करना है, कर देंगे, ये लीजिए। और फिर उसके बाद में क्या होगा बच्चों, आप न्यूमरेटर में आप देखें तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, और इन दोनों में से फिर से आप साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल दीजिए। तो बच्चों यहाँ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ बचेगा बच्चों 1। भाई आपने इन दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाला, ये तो हो गया 1, फिर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1 को मैं माइनस कॉस 2 अल्फा लिखूं तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई गलती कर रहा हूं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा। और चलिए साहब, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा तो अपनी जगह पर है ही सही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में कॉस 2 अल्फा। और जैसा मैंने कहा था एक्चुअली कि यहाँ पर कायदे से हमें मॉडुलस लेना चाहिए, तो मुझे मॉडुलस की ज़रूरत पड़ ही जाएगी बच्चों, मॉडुलस की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो माइनस आपने ये लिख दिया, माइनस का मॉड करके प्लस कर दिया। हालांकि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अगर कॉस 2 अल्फा खुद ही नेगेटिव रहा तो वो तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाना है। एनीवेज, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये है 2 और ये बन गया बच्चों साइन अल्फा कॉस अल्फा, और अपॉन क्या बच्चों, अपॉन में कॉस 2 अल्फा। ज़्यादा सही मायने में देखा जाए तो मॉडुलस होना चाहिए, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों, साइन 2 अल्फा। तो न्यूमरेटर बन गया साइन 2 अल्फा, डिनोमिनेटर में है ही सही कॉस 2 अल्फा। सो आप देखिए तो tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, जो है बच्चों वो आपको क्या मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है बच्चों tan 2 अल्फा। यही आ रहा है
भाई tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ tan 2 अल्फा, सो दैट थीटा जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ tan 2 अल्फा। फिर अब ये डिपेंड करेगा कि किस इंटरवल में tan 2 अल्फा पॉजिटिव है, किस इंटरवल में tan 2 अल्फा नेगेटिव। भाई मॉडुलस फंक्शन को आप पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ब्रेक भी कर सकते हो। हमें यहाँ पर बच्चों एक पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन दे रखी है और हमें प्रूव करना है कि उन दोनों लाइंस की टेंजेंट्स का डिफरेंस 2 है। तो चलिए साहब, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसे हमारी स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ये लीजिए साहब, हमारी जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों ए की वैल्यू आपको मिलेगी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे सिंप्लीफाई यदि मैं करता हूं बच्चों तो मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। होप आपको समझ में आया। हमने क्या करा, हमने बच्चों यहाँ पर tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। एलसीएम लेने के बाद फाइनली ये आ जाएगा। और फिर हमारे पास में साहब 2h की वैल्यू जो है वो है -2 tan थीटा। भाई 2h इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 tan थीटा। इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं -2 अपॉन कॉस थीटा और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, साइन थीटा। साइन कॉस में चेंज कर लिया मैंने कुल मिलाकर। और साहब इसी तरह से मैंने b की वैल्यू देखी तो वो है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों यहाँ कि m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी। भाई अगर सपोज कीजिए ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो लाइंस हैं y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू होगी -2h अपॉन b। आप जानते हैं -2h अपॉन बी, तो माइनस, और रही बात बच्चों -2h की, तो 2h की वैल्यू कितनी बच्चों, 2h की वैल्यू है -2 tan थीटा। और tan थीटा क्या बच्चों, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यही है, बिल्कुल है। और अपॉन बी, और b की वैल्यू क्या बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली बात तो ये कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली m1 प्लस m2 की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये m1 प्लस m2 आ गया। और m1 इंटू m2, भाई प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट होगा a अपॉन बी। और a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं क्या है साहब, साइन स्क्वायर थीटा। भाई a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, काफ़ी बड़ी सारी है, a अपॉन बी। a की वैल्यू है जो आपके पास कुछ ऐसी, और b की वैल्यू क्या, b की वैल्यू जो है साहब वो है साइन स्क्वायर थीटा। और आप इसे ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। होप मैंने सब कुछ सही किया है। तो ये आपके पास m1 इंटू m2 आ गया, m1 प्लस m2 आ गया। अब आप m1 माइनस m2 का स्क्वायर यदि निकालें तो वो क्या होगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, यही होगा। तो चलिए साहब m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी, m1 प्लस m2 की वैल्यू जो है वो 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और उसका भी मुझे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। और m1 m2 की वैल्यू यदि आप देखेंगे बच्चों तो वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी एलसीएम वगैरह कुछ आ रहा है बच्चों, बड़ी सिंपली तरीके से आ रहा है हमारे पास में। और 4 भी दोनों में सेम है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी दोनों में सेम है, तो चलिए हम तो इसे कॉमन ही निकाल देते हैं। सो ये हमारे पास में कुछ ऐसी पिक्चर आएगी, और क्या बचेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। भाई आपने 4 दोनों में था, कॉमन निकाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में था, बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस की पावर 4 थीटा। अभी क्या होगा बच्चों, 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, कॉस स्क्वायर थीटा भी अपनी जगह पर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा।
भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अभी क्या करोगे, इन दोनों में से भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दो। तो ये लीजिए साहब, आपने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिया। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा फिर से आपके पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप नेक्स्ट स्टेप में लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर भी साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए और ये आ गया 4। सो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर रूट ले लोगे बच्चों तो m1 माइनस m2 की वैल्यू आ जाएगी 2। भाई m1 माइनस m2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो m1 माइनस m2 की स्क्वायर रूट लोगे तो ऐसा तो प्लस माइनस आएगा, पर चलिए प्लस माइनस भी आ गया तो कोई हर्ज नहीं। सो ये आपके पास में भाई ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल रहे थे ना शुरू से, तो ये आपके पास आ गया। तो m1 क्या tan थीटा 1, m2 क्या tan थीटा 2। तो इन दोनों के टेंजेंट्स का डिफरेंस या स्लोप्स का डिफरेंस या ग्रेडियंट का डिफरेंस जो है बच्चों वो 2 आया, या तो 2 आएगा या -2 आएगा, डिपेंड्स। आप m1 ग्रेटर है m2 से तो ये डिफरेंस 2 होगा, और अगर m2 ग्रेटर है m1 से तो डिफरेंस -2 होगा। कुल मिलाकर उन दोनों की स्लोप्स ग्रेडियंट टेंजेंट्स का डिफरेंस 2 ही होगा। आपको प्रूव करना है बच्चों ये दोनों लाइंस और ये लाइन मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती हैं। बच्चों यहाँ पर आपको एक पेयर की इक्वेशन दे रखी है, होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2, तो एक पेयर होगी जो दोनों ही कहाँ से पास होंगी साहब, ओरिजिन से पास होंगी। और तीसरी लाइन आपको दे रखी है ये रही साहब। आपको प्रूव करना है कि साहब ये तीनों मिलकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की विशेषता ये होती है कि इसके तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इसके किन्हीं भी दो साइड्स के बीच में एंगल निकाला जाए बच्चों 60 डिग्री होता है, यानी कि तीनों ही एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। एक काम करते हैं साहब, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू 1 मिलती है, एच की वैल्यू 2 मिलती है और बी की वैल्यू 1 मिलती है। सो दैट इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल होगा tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। सॉल्व करके देखिए बच्चों ये एग्जैक्टली √3 आ रहा है, और इसका मतलब ये कि यहाँ ये जो पेयर आपको दे रखी है उस पेयर की दोनों लाइंस के बीच एंगल 60 डिग्री है। तो एक एंगल तो 60 डिग्री प्रूव हो गया, अब दूसरे दोनों एंगल्स भी आपको 60 डिग्री प्रूव करने हैं, या आप एक भी एंगल 60 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो अपने आप ही तीसरा एंगल 60 का हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स 180 डिग्री का सम बनाते हैं। तो लेट मी हैव एनी ऑफ दीज टू एंगल्स। हाउ, उसके लिए काम करते हैं बच्चों, ये जो लाइन आपको दे रखी है, जो पेयर आपको दे रखी है, इसकी कंपोनेंट लाइंस निकालते हैं। और कंपोनेंट लाइंस कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को आप या तो एक्स स्क्वायर से या फिर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। जो इक्वेशन आपको दे रखी है आइदर यू डिवाइड दैट इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ बच्चों, जब मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा बच्चों। मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब जब मैं इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यही बाबा अपने पास में आ रहा है। ठीक हो जाएगा साहब। नाउ इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बाय x। बच्चों ये हो चुका, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ y बाय x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। नाउ एज यू कैन सी दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y ओवर x। बच्चों y अपॉन x में एक वर्गात्मक समीकरण बन चुकी है, जिसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से, श्रीधराचार्य सूत्र से, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू दिस। इत्मीनान से आप सॉल्व करके देखिए बच्चों, वो -2 प्लस माइनस √3 आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बच्चों। तो ये y बाय x की वैल्यू आई, तो इससे y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -2 प्लस √3 इंटू एक्स, और y इज इक्वल टू बच्चों -2 माइनस √3 इंटू एक्स।
ये आपके पास में बच्चों इसके दोनों फैक्टर्स आ गए, या यूँ कहा जाए कि ये पेयर जिन दो कंपोनेंट से मिलकर बनी थी ये उनकी इक्वेशन आई है। कभी भी आपको बच्चों पेयर के कंपोनेंट्स निकालने तो यही मेथड आप अप्रोच करेंगे। हमेशा आप एक काम कीजिए कि जो इक्वेशन आपको गिवन है या तो उस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से या फिर वाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। सबसे आसान सहूलियत भरा काम ये है कि आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई बाय एक्स, उससे आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आ गया। तो यहाँ आपके पास में दो इक्वेशन आई बच्चों, उनमें से एक इक्वेशन होगी ये वाली -2 + √3 इंटू एक्स। होप मैंने सही कैलकुलेशन किया है। और फिर साहब यहाँ पर -2 + √3 इंटू एक्स। और जो तीसरी लाइन है बच्चों, तीसरी लाइन की इक्वेशन है y = x - 4, y = x - 4, यही कुछ है बच्चों। अब आपके पास में आप एंगल निकालिए। तो चलिए इन दोनों के बीच में एंगल निकालते हैं। तो एंगल कैसे निकलेगा बच्चों, tan θ = आपके पास में एक लाइन की ग्रेडियंट है बच्चों -2 + √3 और दूसरी लाइन की ग्रेडियंट है बच्चों 1/1 + 1 इंटू -2 + √3। भाई आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा बच्चों, tan θ = मॉडुलस ऑफ m2 - m1। m1 कितना है 1, मॉडुलस ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, यही होगा। अब ये क्या हो जाएगा, √3 - 3 अपॉन 1 - 2 + √3, ये होगा। ऊपर से नीचे से √3 कॉमन निकल रहा है, ऊपर से कॉमन निकल रहा है, नीचे से तो नहीं निकल रहा साहब। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 - √3 आएगा, और यहाँ पर आपके पास में -1 + √3, ये -1 + √3। पर ये पूरा ध्यान दीजिए बच्चों मॉडुलस के भीतर है। सो आप इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल सकते हो। सो माइनस कॉमन निकाल दोगे तो tan θ = कितना आएगा बच्चों, tan θ = आ जाएगा, ये तो √3 है ही सही, और बाकी बचा 1 - √3, और -1 + √3 निकालो का मॉड निकालो या फिर 1 - √3 का मॉड निकालो, दोनों बातें एक ही हैं। भाई आप इनमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दीजिए। अब आप 1 - √3 का मॉड निकालिए या 1 + √3 का मॉड निकालिए, बात एक ही बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इससे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। मतलब ये भी प्रूव हो गया कि ये वाला जो एंगल है साहब ये भी 60 डिग्री का है। ऐसे ही आप चाहें तो इन दोनों के बीच में भी एंगल निकाल सकते हैं। एज सच अगर ये एंगल 60, ये एंगल 60 तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स रिजल्ट बनाते हैं 180 डिग्री के सम का बच्चों। तो ये हो जाएगा। और अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहें तो ये tan θ = क्या, मॉडुलस ऑफ m1, m1 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर क्या -2 + √3, और m2 जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन 1 + m की वैल्यू है माइनस ये और इंटू m2। अब आप इसे भी सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, डिट्टो वही आंसर आना बनता है। इससे हो जाएगा कि तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। सो दिस इज वन वे इन विच यू कैन अप्रोच। अनदर अप्रोच ये भी हो सकती थी कि आप एक काम करें, आपके पास में 3 लाइन्स आ चुकी हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन वो। आप इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। ऑब्वियसली इसकी जो दोनों लाइंस थी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा। अब आप इस लाइन को उस तीसरी लाइन के साथ में सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में पॉइंट बी आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में पॉइंट ए आ जाएगा। ए पहले आया बी पहले आया वो बात की बात है, लेकिन ए और बी दोनों आपके पास आ जाएंगे। आ गए, अब वो दोनों आपके पास में आ गए तो फिर डिस्टेंसेस निकाल देंगे आप। ओ ए बी और ओ बी तीनों डिस्टेंसेस भी क्या होंगी बच्चों, इक्वल। गिवन पेयर ऑफ लाइन और थर्ड लाइन मिलकर एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, हमें प्रूव करना है बच्चों। यहां पर ये जो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, इसमें आप देखें x² और y² के कोफिशिएंट्स का सम 0 है, और अगर कोफिशिएंट्स का सम 0 आता है x² और y² के, तो अवश्यम भावी रूप से बच्चों वो जो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्यों भाई, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड y² इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री हो गया। और तीसरी जो लाइन है वो इनके साथ में मिलकर एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगी, ये हमें प्रूव करना है। अब बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल की विशेषता क्या होती है कि उसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ऑब्वियसली उनके अपोजिट दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं,
और राइट एंगल भी है। तो राइट एंगल तो चलिए प्रूव कर चुके हैं हम लोग कि एंगल 90 डिग्री आ चुका है, लेकिन अब हमें प्रूव करना आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस के लिए दो साइड्स की लेंथ इक्वल प्रूव कर दें या दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें। अब दो एंगल्स इक्वल होंगे तो एक एंगल 90 है तो दूसरा तो 90 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दूसरा भी 90 हो गया तो इन दोनों का सम ही 180 हो जाएगा। तो फिर तीसरा एंगल तो जीरो करोगे और तीसरा एंगल जीरो कर दोगे तो फिर तो कोई ट्रायंगल ही नहीं। भाई ट्रायंगल के दो एंगल 90 के हो गए तो तीसरा एंगल जीरो का ही होगा ना, टू मेक द सम 180। वो तो पॉसिबल नहीं है, वो अपने आप एक इमेजिनरी ट्रायंगल हो गया। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट केस। सो अब अगर एक एंगल 90 तो दूसरा तो 90 का नहीं हो सकता, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल होंगे ये कंफर्म है। तो बची कुछ ही बात ये कि अब इन्हीं दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, और इन्हीं दोनों को इक्वल करें मतलब कंफर्म है कि ये दोनों एंगल्स कितने के होना चाहिए, 45 के, क्योंकि कंफर्म बात है साहब कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब अगर ये 90 है और ये दोनों एक एंगल इक्वल हैं, सपोज कीजिए ये थीटा, तो थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू होगा बच्चों 180। सॉल्विंग विल गेट अस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सो आई कैन से मुझे कैसे भी ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री के हैं। एक एंगल तो 90 का प्रूव हो चुका है, राइट एंगल तो प्रूव हो चुका है। और उसके लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो पेयर आपको दे रखी है इसके दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। और कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये लीजिए साहब, यहाँ पर भी आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, और जीरो को भी एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड कर दीजिए। कर दिया साहब, ये कैंसिल हो गया, यहाँ एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, -3y बाय एक्स का होल स्क्वायर -8 y बाय एक्स +3, और जीरो को तो किसी से भी डिवाइड करो बच्चों, बड़ा डीठ प्राणी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। Now you people can see it has become a quadratic equation in y over x। आपको जब भी कभी किसी पेयर ऑफ लाइन के फैक्टर्स निकालने हो, उसके कंपोनेंट्स निकालने हो, इट्स बेटर रिकमेंडेड कि आप उसे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ। ये किया, अब इसके फैक्टर्स निकालिए। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगा देता हूँ, या ऐसे भी निकल जाएंगे। आप निकाल के देखिए बच्चों, डायरेक्टली ही निकल रहे हैं। यहाँ पर इसके फैक्टर आ रहे हैं -3 और 1/3, -3 और 1/3 आ रहे हैं। मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू -3x और y इक्वल्स टू 1/3x। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो दोनों आए हैं बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। भाई y/x मतलब क्या, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 मतलब कंफर्म है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। एक लाइन आई y इक्वल्स टू -3x और दूसरी लाइन आई y इक्वल्स टू 1/3x। चलिए, ये दो लाइंस आ गई आपके पास में। अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि आप इस लाइन को देखें जैसे, तो ये लाइन क्या होगी बच्चों, y इक्वल्स टू -x/2 + 3/2। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इस लाइन के साथ में एंगल निकालिए। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू होगा मॉडुलस ऑफ m1। अब m1 तो -3 है, m2 है -1/2 अपॉन 1 + m1 × m2। ये आ रहा है बच्चों कुछ ऐसा ही। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5/2 आएगा। आप आराम से चेक कर लीजिए, डिनोमिनेटर में भी 5/2 आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। भाई आपने जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5/2 आएगा, कैंसिल हो जाने के बाद में 1 आ जाएगा। सो थीटा की वैल्यू आ गई 45, ये एंगल 45 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप दूसरे एंगल के बारे में भी बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू बच्चों, एक की ग्रेडियंट है 1/3 और दूसरे की ग्रेडियंट कितनी है, -1/2। ये लीजिए, और अपॉन में कितना, 1 + 1/3 इंटू कितना बच्चों, -1/2। आप सॉल्व कर लीजिए, वही पिक्चर बनेगी बच्चों। यहाँ पर भी 2 + 3 यानी कि 5/6 और डिनोमिनेटर में भी 5/6, यही कुछ आएगा। सो दैट ये भी 1 आ गया। सो एंगल 45 के हो गए। और अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो उनके दोनों अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी, और अगर ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो आइसोसेलेस होता है, और अगर एक एंगल 90 का हो तो वो राइट एंगल भी होता है।